मेरा जो मुद्दा ये की है कि जैसे आपने कहा कॉम्पिटेटिव कम्युनलिज्म, उसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता ये किस प्रकार से चलती हैं। क्योंकि खुद का निजी थोड़ा अनुभव जहाँ तक मैं बताऊं, जो भी आईआईटी में काम करते समय और दूसरी जगह, मेरा खुद का ये अनुभव था कि 1992 तक आईआईटी के अंदर जो कम्युनिटी में मुस्लिम्स थे, उनमें मैंने हिजाब और बुर्का नहीं देखा था। 92 में बाबरी मस्जिद अयोध्या में गिराई जाती है और बुर्का यहाँ चालू होता है। 2002 के बाद फिर से मैं देखा कि उसका प्रचलन और बढ़ गया। उसका जो है कि यहाँ की जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, उसमें कोई धर्म का तो लेना देना है नहीं। ये निश्चित रूप से एक धर्म का उपयोग है, धर्म का दुरुपयोग है राजनीतिक क्षेत्र में, उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर जो इतना बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रदेश है, उसमें भी 1990 तक बुर्के की कोई बात नहीं थी। वहाँ की लड़कियां, औरतें पढ़ाई में आगे, कामकाज में आगे, और इस प्रकार का प्रचलन बाद में जैसे मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन दुख्तरान मिल्लत वगैरह आए और उन्होंने अपना काम चालू किया, उसके बाद बुर्के का प्रचलन थोड़ा वहाँ बढ़ने बढ़ने चल गया। अब थोड़ा सा और ये भी बता दूं कि डॉक्टर असगर अली इंजीनियर जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी नज़दीकी थी, तो उनकी भी ये लेखनी है, उसमें बुर्खा हिजाब इसका कंपल्शन कहीं भी नहीं है। और अभी अभी मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में वो लेख सबने नोट किया होगा, जीनत शौकत अली का, जो बताती हैं कि हिजाब का मतलब कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, वो एक पार्टीशन के रूप में उसका इस्तेमाल आया था। और जहाँ तक कुरान का संबंध है, ना उसमें बुर्खे का उल्लेख है, ना अबाया का उल्लेख है, ना दूसरी चीज़ों का उल्लेख है। तो इनको कैसे समझा जाए, ये बहुत बहुत जो परिस्थिति है, अंग्रेजी में जिसको कहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति है। एक तरफ से रजिया ने भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि कैसे उनके परिवार में, उनके परिवार के आसपास में बुर्के का प्रचलन नहीं था, और 1980-90 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते गया। उस समय तो मेरे ख्याल से एमआईएम भी सक्रिय नहीं थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी सक्रिय नहीं थी, वो तो बाद में आए। पर उनके आने के पहले भी जब ये आक्रामक तरीके से मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म सामने आने लग गया, तो उसी के साथ साथ मेरी एक छोटी समझ ये है कि जिस कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी होती है, वो इनसिक्योरिटी में रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी सबसे पहली जो बात होती है वह सिक्योरिटी का सवाल। और जैसे ये सांप्रदायिक दंगे बढ़ते गए, खास तौर से बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने के बाद रथ यात्राएं, और जिस प्रकार से समाज में पूरा एक नफरत का माहौल भर दिया गया है, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रकार का डर का माहौल बहुत बढ़ गया है। अभी मुमरा की बात कर रहे थे जावेद, तो आप देखिए मुमरा भी कैसे बना। मुमरा भी पहले उसमें इतना मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, नहीं तो बम्बई के दंगों के बाद जब यहाँ के कई मुसलमानों को इनसिक्योर लगा, असुरक्षित लगा, तो वो इस एरिया में जाने लग गए। अब तीसरी बात ये भी निश्चित रूप से है कि ये बुर्खा हिजाब, और मैं जिस परिवार में आता हूँ तो इसमें घूंघट का प्रचलन था बहुत सालों तक। और ये घूंघट का प्रचलन भी जैसे जैसे यहाँ से एडजस्ट होते गए, क्योंकि हिंदू परिवार को उस प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है, तो घूंघट का की प्रथा को बंद करने में उतनी समस्या नहीं गई। चौथा मुद्दा जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से ये है कि ये सब जो हैं, ये पुरुष प्रधान समाज के विचारधारा का एक प्रभाव है, जिसको अलग अलग तरीके से हिंदू स्त्रियों पर, मुसलमान स्त्रियों पर हम जो देख रहे हैं, उस प्रकार से लादने की एक कोशिश है। तो अभी सवाल ये हो गया कि एक तरफ से जो समाज में इनसिक्योरिटी हो, वहाँ रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जहाँ हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इतना बढ़ा, तो मुझे लगता है कि उसके कारण ही यहाँ के जो कंजर्वेटिव मौलाना हैं, पीएफआई, सीएफआई, एमआईएम जैसे संगठन हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा स्वीकृत हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो ये संगठन तो मेरे ख्याल से काफ़ी बाद में आए हैं, और उसके पहले ही मुस्लिम में इस प्रकार की इनसिक्योरिटी के कारण बुर्खा और इन चीज़ों का प्रचलन समाज में बढ़ने लग गया। अब जहाँ तक कुछ प्रगतिशील महिलाएं
ये समर्थन कर रही है कि हिजाब पहनना किसी का अधिकार है, वो एक अलग लेवल है, वो एक इन्फॉर्म चॉइस का सवाल है जो यहाँ लागू ज्यादातर नहीं होता। क्योंकि जैसा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि बचपन से वो एक हिजाब की या इन चीज़ों की आदत लगा देना चाहती है, लगाई जाती है, तो उस प्रकार से वो चॉइस का भी सवाल नहीं है। चौथा मुद्दा जो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि कई मुस्लिम मेजॉरिटी देश, जहाँ जहाँ इतना मुस्लिम कम्युनिटी इतनी इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में नहीं जीती, वहाँ पहले के जो कंपल्शन थे उनको या तो हटा दिया गया, या वहाँ के कल्चर में धीरे धीरे इन चीज़ों में नरमाई लाई गई। तो जैसे आप इंडोनेशिया का उदाहरण ले लीजिए, है वहाँ इस प्रकार की परंपराएं ज़्यादा हैं। इवन टर्की में भी ऑफिशियल जो कंपल्शन था, उस कंपल्शन को भी हटा दिया। और तो और जीनत शौकत अली अपने लेख में बताती हैं कि सऊदी अरेबिया, जो कंजर्वेटिज्म का बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ भी उन्होंने कहा इसका कोई किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं है। तो ये एक चित्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमको 3-4 चीज़ें इसमें एक प्रकार से देखना चाहिए। नंबर एक, भारत में बढ़ती हुई हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, जिसके कारण मुस्लिम समाज में असुरक्षितता होती है। दूसरा, इस असुरक्षितता के कारण जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं और जो इसका राजनीतिक उपयोग करके खुद की जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी स्वीकृति पहले से बढ़ जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होता तो यही मौलाना 1960 में उतने असरदार नहीं थे, 1970 में उतने असरदार नहीं थे, 1990 के बाद ही उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ने लग गया। और MIM जो पहले केवल आंध्रा तक सीमित थी, उसकी आवाज पूरे देश तक कैसे पहुंचने लग गई, ये भी हमको सोचना चाहिए। और मुझे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI कौन से साल में एस्टेब्लिश हुए पता नहीं, पर इसको अगर हमारे में से कई लोग जानते होंगे, पर मेरा निश्चित मानना है कि उसके पहले ही ये मुस्लिम कम्युनिटी में इस प्रकार के मौलानाओं की स्वीकृति बढ़ने लग गई। कई बार मैं खुद भी सोचता था, असगर अली इंजीनियर, मेरे दोस्त और आप, हम में से कईयों के दोस्त रहे हैं, जब वो इस्लाम के बारे में इतना अच्छा लिखते हैं तो वो मुस्लिम समाज में स्वीकृत क्यों नहीं है। तो ये एक दूसरी बात है, जबकि उनकी स्वीकृति इंडोनेशिया में उनको काफ़ी सराहा गया, उनकी राइटिंग्स को मलेशिया में काफ़ी सराहा गया, दूसरे प्रगतिशील जगहों पे काफ़ी सराहा गया। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आज हम देख रहे हैं। और उसको कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म कहना थोड़ा आसान लगता है, सरल भी लगता है, पर कई बार मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के ज्यादा एक तरफ मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, जिसने माइनॉरिटी कम्युनिटी को इतना इनसिक्योर बना दिया कि वो इस प्रकार की पिछड़ी हुई चीजों को स्वीकार करने लग गया, उसकी स्वीकृति कम से कम बढ़ गई। तो जब हम आज, आपने जो मुझे खास तौर से सवाल दिया है कि हम देश में आज इसको किस प्रकार से देखें, तो अब शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है कि आप देखिए कि एक तरफ से ट्रिपल तलाक के बारे में भाजपा ने एक पोजीशन लिया, सबरीमाला के बारे में पूरी विरोधी पोजीशन लिया, और उसके बारे में उन्होंने आवाज बदल दी। तो यानी स्त्रियों की बराबरी का सवाल तो बीजेपी में भी नहीं है, और जो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं, पितृसत्तात्मकता थोड़ी थोड़ी उनमें घुसी हुई रहती है, और बीजेपी में तो बहुत है, पर वो एक बहुत चालाकी से इसको छुपाती है, जो सबरीमाला के केस में बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने हाजी अली के बारे में एक दूसरी पोजीशन लिया, सबरीमाला के बारे में दूसरी पोजीशन लिया। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म किस प्रकार से हो, वो रिफॉर्म मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही हो सकता है। उसमें जावेद आनंद, रजिया पटेल और ऐसे जो दोस्त हैं जो अंदर से समाज के अंदर रहकर कर्नाटक में इस प्रकार का संदेश अगर दें, क्योंकि वैसे भी कर्नाटक का वो जो क्षेत्र है उसमें मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, आपको याद होगा, वहीं वो उसका केस हुआ था ना, जो मैंगलोर में पब में लड़कियां जा रही थी, उन पे अटैक हुआ था। वहां भी उस प्रकार की चीजें उस क्षेत्र में ज्यादा हैं, और हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म भी बहुत स्ट्रांग है जब से बाबा बुदनगिरी का मुद्दा आया, और उस प्रकार से वहां पुनर्गठन का सवाल है। तो मैं ये मानता हूं कि इसके समाधान, क्योंकि समस्या तो बहुत अच्छे से पहले से बता दी गई है, समाधान के रूप में मुझे एक लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म कैसे हो,
और वो अंदर के लोगों द्वारा ही कैसे हो सकता है, ये एक बहुत कठिन सवाल है, ये आसान नहीं है। क्योंकि मैं जैसे बार बार दोहरा रहा हूँ कि इनसिक्योर कम्युनिटी के अंदर रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, और उसका मुझे थोड़ा खुद का भी निजी अनुभव है। एक पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी के तरह तरह से कम्युनिटी कितनी धीरे धीरे बदलती है, डरती है और उस प्रकार से रहती है, तो वो एक मुद्दा होता है। तो एक तो ये रिफॉर्म का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो बढ़ती हुई मेजॉरिटेरियनिज्म है, अब मेरे दोस्त कहते हैं कि अभी इसको कम्युनलिज्म कहना भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये कम्युनलिज्म की लिमिट को पार कर गया है। पार कर गया ऐसा कि वो पूरी तौर से एक मेजॉरिटेरियनिज्म हो गया है, और उसमें जो इम्प्यूनिटी, जिस प्रकार की इम्प्यूनिटी से धर्म संसद में बात होती है, या बुल्ली बाई सुल्ली डील्स, या बुल्ली बाई ऐप होते हैं, या बाकी चीज होते हैं, तो उनको, जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता है कि उनको बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और हमारी राज्य सत्ता भी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टीज जो ज्यादा सेक्युलर होना चाहती हैं, आज भी वो इतने समाज में सांप्रदायिकता इतनी बढ़ाई गई है कि वो भी, उनको भी धर्म के नाम पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा होती है। तो गुरु रविदास का भी जो त्योहार हुआ, खैर मैं तो गुरु रविदास की शिक्षाओं को बहुत मानता हूँ, पर मैंने पहले देखा नहीं था कि ऐसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाकर उनकी मंदिर में इस प्रकार से प्रार्थना करें। तो ये एक जो पूरा ट्रेंड हमारे समाज में बढ़ रहा है धर्म के नाम की राजनीति का, उसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। और उसमें थोड़ी सी बात को ये शायद अलग बात लगे, पर मुद्दा यहाँ आता है कि इतने सालों से ये सांप्रदायिक ताकतों ने समाज में लगातार नफरत फैलाने का काम किया है। और ये जो नफरत फैलाने का काम किया है, उसमें ये तो सब जानते हैं किस प्रकार से मंदिर तोड़ने के बारे में, बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे, गाय के मुद्दे पे, लव जिहाद के मुद्दे पे, घर वापसी के मुद्दे पे लगातार यानी बाकी लोग, मुझे लगता है कि आज जमीन पर केवल एक ही संगठन काम कर रहा है, और वो लगातार काम कर रहा है, और वो एक ही चीज कर रहा है, गलत प्रचार, दुष्प्रचार और नफरत का निर्माण। और वो नफरत के निर्माण से फिर दंगे होना तो ऑटोमेटिक होता है। दंगे होते भी नहीं है, ये तो मैं मानता हूं, दंगे करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस बहाने हमको ये थोड़ा सोचने की जरूरत है कि ये जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, इसका एक लॉन्ग टर्म मुकाबला करना भी जरूरी है, शॉर्ट टर्म मुकाबला करना भी जरूरी है। और शॉर्ट टर्म में तो निश्चित रूप से कि जब से पिछले 7 साढ़े 7 साल से आए हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो तीव्रता है, वो पहले से डबल हो गई होगी। अब वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना डिफरेंट है, पर पिछले 7.5 साल में निश्चित रूप से इनकी तीव्रता, इनका इम्पैक्ट, इनका समाज पे दुष्परिणाम, ये पहले से बहुत ज्यादा भयंकर हो गया है। तो एक शॉर्ट टर्म में क्या किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो खैर राजनीति, चुनाव हैं, ऐसे इस प्रकार के संगठनों को सत्ता में न आने देना, ये एक निगेटिव एजेंडा है जो जनरली काम नहीं करता। पर उसको एक कहीं तो भी हमको उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार की पॉलिटिकल ताकतें आज वो कितनी समृद्ध हो गई हैं कि किसी न किसी तरीके से पिछले कितने सालों से पावर में आती रही। तो एक तो पॉलिटिकल सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हम में से हम कुछ लोग एक लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है नफरत को दूर करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आधार ये नफरत है। पहले मुसलमानों के खिलाफ भयंकर रूप से, और फिर अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी चालू हो गई है। और इसके पीछे जो एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, दलितों को दुय्यम रखना, स्त्रियों को दुय्यम रखना, ये 4 चीजों को मैं देखता हूँ। तो ये समाज में इनकी जो नफरत फैलाई गई है, उसके जवाब में हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी भी एक सकारात्मक मुझे अभी भी लगती है बात कि समाज में इतने लोग हैं, कार्यकर्ता बिखरे हुए, जो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को गहराई से मानते हैं, उसके मूल्यों पे समर्पित हैं। पर हम क्या करें, एक तो हमारा बिखराव बहुत ज्यादा है, और दूसरा समाज के आम लोगों तक हम ये बात कैसे पहुंचाएं। जैसे आज ये वेबिनार में भी हम बात कर रहे हैं, ये बात कितने लोगों तक पहुंचेगी। क्या हम वो पुल का काम कर सकते हैं जो यहाँ की बातों को वास्तविक कम्युनिटी तक पहुंचा सके। इतने अच्छा साहित्य हमारे एकेडमिशियंस ने लिखा है, पर वो लाइब्रेरीज में है,
जावेद की लाइब्रेरी में इतनी अच्छी किताबें देख के सभी लोग प्रभावित हैं। मेरे घर में इससे डबल लाइब्रेरी है, मेरे घर किताबों का गोडाउन भी है। सवाल तो ये है कि एक रोमिला थापर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो नॉलेज का प्रोडक्शन और सेंसिबिलिटी का प्रोडक्शन बहुत हुआ है, पर व्हाट इज मिसिंग आर द ब्रिजेस विच टेक इट टू द कम्युनिटी। अब यहाँ मैं गांधी को इस तरीके से याद करना चाहता हूँ कि गांधी ने अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया। मैं एक पता नहीं ये बहुत इम्प्रैक्टिकेबल बात लगे, पर मुझे लगता है कि आज हम में से जो लोग भी एक बेहतर समाज चाहते हैं, हमारे सामने यही सवाल है कि कम्युनिटी के अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको कैसे दूर करें, जो नफरत है उसको कैसे बदलें। भारत तो ऐसा देश है जहां आप सूफी परंपरा ले लीजिए, भक्ति परंपरा से ले लीजिए, आजादी का पूरा आंदोलन देखिए। आजादी के पूरे आंदोलन में दो सिंबल ही आप ले लीजिए तो काफी हैं, एक तरफ गांधी, दूसरी तरफ मौलाना आजाद, और इस प्रकार से हमारी परंपरा रही है। पर आज वो परंपरा को पूरी तौर से नेस्त नाबूद करके उसको एक प्रकार से खत्म करने के काफी करीब है। फिर भी समाज में बहुत एलिमेंट्स हैं, और हम क्या ये कोशिश कर सकते हैं कि ये ब्रिज हम तैयार करें जो सच्चाई को ईमानदारी से समाज के विभिन्न तबकों तक ले जा सके। प्रोफेसर मुनगेकर, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ता कम है। मैं आज भी, मुझे एक आशावाद है, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता है, पर हमारे पास इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं है जो हमको लोगों तक इस दिशा में जोड़े। और उसके लिए गांधी का एक तरीका था, और वो तरीका शायद आज हम में से कितने लोग उस पर जा सकते हैं मैं नहीं जानता, पर उसका आज का एक रूप ये हो सकता है कि हम कम्युनिटी सेंटर्स, छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों को लाएं, मिलें, उन तक ये सच्चाई को ले जाने के अलग अलग तरीके हैं। अभी तो सोशल मीडिया भी, हम जब बात करते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म इतना बड़ा, उसमें सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, पर हमको किसने रोका है कि हम सोशल मीडिया का अच्छे रूप से इस्तेमाल करें? हम भी तो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें अच्छे वीडियोस हों, कितनी अच्छे किताबें हैं, उसका सारांश हो, छोटी छोटी लाइब्रेरीज हों, और कम्युनिटी से जुड़ें। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की ये बात तो खैर इस पे यहाँ छोड़ देता हूँ। समस्याओं का जो विश्लेषण है जावेद और रजिया ने बहुत अच्छे तरीके से किया, उसमें मैं नहीं जाता, पर निदान के रूप में मुझे लगता है कि आज हम जब हिजाब की बात कर रहे हैं, उसके बहाने हमको एक बड़ा सवाल भी देखना चाहिए। रजिया ने भी आखिर में यही कहा कि ये पूरे सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जब तक हम उस जड़ पे नहीं जाते, ये अलग अलग रूप में ऊपर ऊपर आता रहेगा। तो इसलिए उस लॉन्ग टर्म को भी हमको अभी शुरू करना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म जो चीजें हैं, रिफॉर्म इन द मुस्लिम कम्युनिटी, और जब हम रिफॉर्म इन मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो क्या हिंदू कम्युनिटी में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? मेरा विश्वास कीजिए, हिंदू कम्युनिटी में भी रिफॉर्म की बहुत जरूरी है। पैट्रियार्की की पकड़ वहां भी जरूरी है। अभी भी हमारी शादियों में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो कन्यादान का होता है, वो एक सिंबॉलिक, आप जरा देख लीजिए। तो ये पैट्रियार्की का प्रभाव किस प्रकार से दूर करना, और सांप्रदायिक राजनीति, मेजॉरिटेरियनिज्म से मुकाबला करना, ये जबकि आपने मुझे स्पेशली ये सवाल पूछा, ये मेरा एक छोटा सा एक समझ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।